जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पाश्चात्य विचारक जो हमारा लेसन है उसके संदर्भ में जितने भी विचारक हैं, शिक्षा संबंधी जो भी विचार हैं उन लोगों के, तो हम लोगों ने पिछले जितने भी वीडियो आए हैं, मतलब सारे नहीं, जो पाश्चात्य विचारक लेसन से रिलेटेड, प्लेटो हो गया, रूसो और जॉन डीवी, मारिया मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने इन सब के द्वारा जो शिक्षा संबंधी विचार दिए गए हैं और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए और सिलेबस में हैं वो हम लोगों ने देख लिए। तो आज हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। तो सभी प्रश्न इसमें समाहित आपको मिलेंगे जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। प्लेटो कहता है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों में सद्गुण की प्रारंभिक प्रवृत्तियों का उचित आदतों द्वारा विकास के लिए दिया जाता है। यह हमें निरंतर उन वस्तुओं से घृणा करना सिखाता है जिनसे हमें घृणा करनी चाहिए, तथा उन वस्तुओं से प्रेम करना सिखाता है जिनसे हमें प्रेम करना चाहिए। मेरे विचार में यही वास्तविक शिक्षा है। इसके बाद प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इस संदर्भ में भी प्लेटो ने बताया है। वह कहता है कि प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बालक के मन और शरीर का विकास करना बताया। और प्लेटो का कथन है कि क्या मैं यह कहने में सही नहीं हूँ कि अच्छी शिक्षा वह है जो शरीर तथा मन का सर्वाधिक विकास करती है। थर्ड है प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम आप सबको पता है, एकेडमी है। और प्लेटो के अनुसार शिक्षा के अन्य उद्देश्य में क्या है, तो सहयोगी तथा सामुदायिक जीवन की भावना का विकास, नागरिक कुशलता का विकास, शारीरिक तथा मानसिक विकास, संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण, विवेक का विकास तथा बालकों को सामंजस्य जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है रूसो की एमिल जो बुक है वो क्यों प्रसिद्ध है। एमिल ने रूसो को शिक्षा सुधारक तथा स्वतंत्र विचारक की श्रेणी में ला खड़ा किया। वह शिक्षा के द्वारा बालक समाज की कुरीतियों को दूर करना चाहता था। उसने अपनी पुस्तक एमिल में तत्कालीन समाज की अनेक कुरीतियों की ओर संकेत किया है, तो इस कारण वो प्रसिद्ध है भाई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि रूसो का प्रकृतिवाद क्या है। तो भाई रूसो प्रकृतिवादी था, आप सबको पता है। उसने प्रकृति या प्राकृतिक शिक्षा को ही स्वाभाविक शिक्षा माना। इसी कारण वह बालक की शिक्षा में कृत्रिम वातावरण का विरोधी है। उसके अनुसार बालक की शिक्षा के लिए प्राकृतिक वातावरण की आवश्यकता है। उसने कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो तथा प्रकृति का अनुसरण करो। इसके बाद अगला प्रश्न है रूसो के अनुसार शिक्षा के मूल स्रोत कौन कौन से हैं। तो 3 स्रोत बताए थे रूसो ने, आपको याद होगा, प्रकृति, मानव और पदार्थ। नेक्स्ट है रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो रूसो यह नहीं मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के लिए बालकों की बलि चढ़ा देना है। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की स्वाभाविक शक्तियों का विकास करके उनका आंतरिक विकास करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि रूसो का प्राकृतिक वातावरण से क्या आशय है। तो भाई रूसो पुस्तकीय ज्ञान का पूर्ण विरोधी है, आप सबको पता है। यह बालक की शिक्षा उसकी प्राकृतिक वातावरण में रहकर देना चाहता है। रूसो कहता है कि पुस्तक हमें केवल उन बातों के बारे में बताती है जिनके विषय में हम नहीं जानते। रूसो क्रिया के माध्यम से बालकों को शिक्षा देना चाहता है। और रूसो कहता है कि पढ़ना बाल्यावस्था का अभिशाप है और बच्चों के दुख का मुख्य कारण। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो पेपर में आया हुआ प्रश्न है वो कथन है कि विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो। यह किसका कथन है, तो रूसो का कथन है। इसको आप याद कर लीजिए। कथन तो आप ज़रूर ध्यान में रखिए भाई, क्योंकि ये एक एक नंबर में आकर नंबर काट ले जाते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। इसके बाद रूसो आदतों का विरोध किस प्रकार करता है। तो रूसो कहता है कि बालक में केवल एक आदत डाली जानी चाहिए और वह है कि वह कोई आदत न डाले। ठीक, जैसे सलमान खान एक डायलॉग नहीं मारता है कि हो सके तो मेरे ऊपर एक एहसान करना कि कोई एहसान न करना, वैसे ही रूसो आदतों का विरोधी है। वो कहता है कि भाई बालक में केवल एक आदत डाली जानी चाहिए और वह यह है कि वह कोई भी आदत ना डाले। ठीक, नेक्स्ट है डीवी के अनुसार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है कैसे। तो जॉन डीवी शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानता है। मानव जीवन की विशेषता विकास है और विकास का संबंध शिक्षा से है।
मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का सदैव विकास होता रहता है। इस प्रकार शिक्षा का कार्य बालक के विकास में सहायता पहुंचाना होता है। नेक्स्ट है, छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की? तो जॉन डीवी ने की। डीवी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। तो शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है कौन? जॉन डीवी। बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक है और डीवी इसे सामाजिक वातावरण कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है। इस संबंध में डीवी के विचार लिखिए। तो शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना है। इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले। इसके बाद है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? तो 1805 में उसने शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। वहीं 1839 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम बालोद्यान या किंडरगार्टन रखा और वह कहता है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, ना कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भाई फ्रॉबेल द्वारा शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया, तो इसका आंसर किंडरगार्टन। नेक्स्ट, फ्रॉबेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम? तो एजुकेशन ऑफ मैन और इसके बाद मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की आत्मकता सिद्धांत क्या है? तो इनके कई सारे सिद्धांत है ना, तो उसी में एक आत्मकता सिद्धांत है, तो भाई वो क्या है? मॉन्टेसरी का कथन है, बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को ना हमें कुरूप बनाना चाहिए और ना ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार इंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है? तो इस संबंध में मॉन्टेसरी कहती है कि 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उसकी इंद्रियों को प्रशिक्षण या प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी का जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है। तो बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उनकी अवहेलना या उपेक्षा करना उचित नहीं है। बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे उसकी भावनाओं को ठेस लगे। विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए। इसके बाद है कि मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाना चाहिए? तो 3 स्टेप बताए हैं। लेखनी पकड़ने का अभ्यास करवाना चाहिए उसको, और अब अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराया जाना चाहिए और अक्षरों का उच्चारण कराया जाना चाहिए। इसके बाद मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाना चाहिए? तो मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख दे और श्याम पट्ट पर उस वस्तु का नाम लिख दे, ठीक, फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाए, फिर शब्दों का पढ़ना आ जाने के बाद बालक को लिखाया जाए। मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो फ्रॉबेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव की शिक्षा किसकी? या अभी आप ऊपर पढ़ चुके ना, एजुकेशन ऑफ मैन, यही है। तो ये किसने लिखी? फ्रॉबेल ने लिखी। तो यहाँ पे टोटल 27 प्रश्न है, तो इनको आप आराम से तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है प्लस जो हमारा ये लेसन चल रहा था पिछले कई दिनों से, पाश्चात्य विचारक, यहीं पे समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें।